जब ये प्लैनेट बना दुनिया, तो इनिशियली इट वाज वेरी हॉट। दुनिया के बनने का एक्चुअल रीज़न था एक नया नियर बाय सुपरनोवा, फिर एक नेबुला बना। नेबुला इज़ बेसिकली बर्थ प्लेस ऑफ अ न्यू सन। 71% जो वाटर दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ ओशंस मौजूद है, इट वाज नेवर अ वाटर जो इस दुनिया में पहले था। दुनिया में पानी बिल्कुल नहीं था पहले। देयर वॉज अ टाइम इन ऑर्कियन कि इतना मिनरल्स अल्लाह ने बाहर बादल बनाए, वॉल्केनिक इरप्शन निकली, जिससे साइट निकली जो कि अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए थी। सूरज अपनी ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स गुजार चुके, ऑलमोस्ट इट हैज़ कवर्ड इट्स हाफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ पे भी दुनिया में आप हमारा ये पॉडकास्ट देखने लगे हैं या सुनने लगे हैं, आपको कहेंगे खुश आमदीद। इसमें हम ख़ास तौर पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, और ये वो बर्निंग टॉपिक है जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करें कि ज़मीन की तख्लीक हो गई, फ्लड्स के बाद के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, हमने हीट वेव को डिस्कस कर लिया। इस वक्त ज़मीन में बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट फिनोमेनाज हैं जो जनरेट हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, दर्जा हरारत में तब्दीली आ रही है। बड़ी सारी कंप्लेन की जा रही है, बात हो रही है कि दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चली गई है। उस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो हमें बहुत हद तक नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन स्टिल देयर इज़ लॉन्ग वे गो। लेकिन हम थोड़ा सा आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाएँ। कहते हैं कि ज़मीन आग का गोला थी, और कुछ साइंसदान, कुछ रिसर्चेस ये भी कह रही हैं कि ज़मीन सूरज का हिस्सा थी, सूरज से अलहदा हुई, फिर ज़मीन से अलहदा होने वाला एक हिस्सा चांद बन गया, एक ज़मीन बन गई। इस तरह की बहुत सारी थीरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ज़मीन जब आग का गोला थी तो आग के गोले से 70% या 75% पानी कैसे आया? दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तैयब शाह साहब। उनसे हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज़मीन आग के गोले से तब्दील हुई, और इस वक्त इसमें 70% से ज़्यादा पानी है, और वो पानी आजकल कुछ इस तरह बरस रहा है कि पूरी दुनिया बह रही है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हिस्टोरिकली आप कैसे समझते हैं कि हाउ डिड इट हैपन कि ज़मीन जो आग का गोला थी उसमें 70% पानी हो गया? ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, और ये भी जो जियोलॉजिकल टाइम स्पैन जो है, सिंस वी नो लास्ट एपिसोड में वी हैड डिस्कस्ड इट कि अराउंड 4.6 बिलियन ईयर हो गए हैं जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक फरमाई। 4.6 ईयर्स पहले, जैसे मैंने कहा, एक सुपरनोवा की मदद से दुनिया जो है वजूद में आई। अब हुआ क्या? बेसिकली लेट मी गो बैक टू दैट स्पेसिफिक इवेंट। नॉर्मली दुनिया बनी कैसे, जैसे आपने स्टार्ट में ही बताया कि क्या दुनिया सन से ही, सूरज का ही कोई पार्ट थी? तो हकीकतन ये थी। कॉन्सेप्ट ये होता है जब एक नया प्लैनेट बनता है तो इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सम सोलर सिस्टम। प्लैनेट अकेला होता नहीं है, तो किसी सोलर सिस्टम का ज़रूर पार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियली व्हाट हैपेंड कि देयर वाज सम डस्ट जिसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं। इमेजिन करें कि आसमान पे आप देखें, खुले आसमान पे, कि एक गैस का एक डस्ट है, मतलब प्लाज्मा स्टेट में दे आर मिक्सचर ऑफ सम गैसेस, जिसमें पर्टिकुलरली कायनात में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस या हीलियम आइन मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन इन इट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन आइन जो प्रोटॉन है, हीलियम और द अल्फा पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ अदर जो स्मॉल एटम्स हैं। इनका एक क्लाउड मास है, एक बिग जॉइंट क्लाउड है जिसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा गैसेस हैं। एंड ये गैसेस जो हैं दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड, मतलब लाइक इट इज़ जस्ट मूविंग अराउंड, होवरिंग अराउंड। बट देन समथिंग हैपेंड, सुपरनोवा, बैम। और वो सुपरनोवा ने एक शॉक वेव दी है। मतलब सुपरनोवा इज़ नोन एज द डेथ ऑफ अ स्टार। कोई भी स्टार फट जाता है तो एक सुपरनोवा होता है। एंड जब व्हेनेवर स्टार बर्स्ट आउट, सुपरनोवा हो, तो उससे एक शॉक वेव निकलती है। हाउ मेनी टाइम इट हैपेंड इन द कायनात? नंबर ऑफ टाइम्स। कायनात भी एक मैसिव सुपरनोवा की प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं ना, शायद हम वी आर द अदर पार्ट ऑफ द ब्लैक होल। जैसा एक ब्लैक होल है तो देयर माइट बी सम वाइट होल। सिमिलरली सम पीपल सेज दैट जिस तरह ब्लैक होल इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, सो देयर मस्ट बी सम वाइट होल दैट एमिनेट्स एवरीथिंग। नूर।
सो मे बी वी आर द अदर साइड ऑफ द ब्लैक होल, वहाँ पे एमिनेशन हुई है, एमिनेट हुआ है, बर्स्ट आउट हुआ है, एंड द मैटर हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन वो अराउंड 6 बिलियन ईयर्स, 6.2 बिलियन ईयर्स पुरानी बात जी। और तो यानी कि दुनिया बनने से भी अराउंड 2 बिलियन साल पुरानी बात। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्लाउड है, सोचे जिसमें हीलियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा गैसेस, लाइट मैटर, ये मूव कर रहे हैं। देयर इज़ अ नियर बाय सुपरनोवा इवेंट, बैम। सुपरनोवा इवेंट की वजह से एक शॉक वेव आई है, और उस शॉक वेव ने जो अर्थ तो अभी बनी नहीं, वो जो क्लाउड मैस है उसमें सम रिपल्स इफेक्ट क्रिएट किया है। उस रिपल इफेक्ट की वजह से जो गैसेस हैं, इन गैसेस के अंदर जो नियर बाय सुपरनोवा हुआ है, उस जब भी सुपरनोवा होता है उससे हैवी मैटर बनता है या हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। वो हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो इस गैस का पार्ट बन गए, इस क्लाउड का, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंड दी हीलियम थी, उसमें अब हैवी एटम्स भी आ गए, यानी आयरन भी आ गया, एंड देन यू हैड दी कोबाल्ट, निकल, बड़े बड़े मैटर, एंड जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मैटर्स मौजूद हैं, they become a part of that, they all became a part somehow, a part of this cloud mass, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया। यानी there is a lot of matter that has interacted with that cloud mass जो already revolve कर रहा था, under the action of gravitational collapse, what happened? श्रिंक होना, वो क्लाउड मैस श्रिंक हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, बैम, एक जॉइंट, एक बड़ा जो है गोला बन गया, एक बड़ा गोला बन गया। वेरी नाइस। एंड दैट गोला ने हुआ क्या, उस गोला के अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन हो गई, फ्यूजन रिएक्शन हो गया। फ्यूजन क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन मौजूद था, एंड हाइड्रोजन फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन इज बेसिकली कि यू आर इंसर्टिंग विद इन द न्यूक्लियस अ प्रोटॉन, मतलब आप एक हाइड्रोजन आयन को एक न्यूक्लियस के अंदर ऐड कर रही हैं, तो इट क्रिएट्स फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन जब भी होता है इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो इट इज़ बेसिकली एनर्जी जो चाहती है, जो विच इज़ बेसिकली एनर्जी जो आउटवर्ड एनर्जी है, जो आउटवर्ड फोर्स, यानी कि हाइड्रोजन जो है इट इज़ अ फ्यूल, जो हाइड्रोजन फ्यूजन इज़ अ फ्यूल दैट वांट्स कि जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो रहा है, ग्रेविटी मैटर जब भी आपस में इंटरेक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स ईच अदर। मैंने कहा कि हैवी मैटर आया, वो अट्रैक्ट होकर एक जॉइंट मास बना रहा है, क्लाउड बना रहा है, क्लाउड को एक छोटे मैटर की फॉर्म में या एक जॉइंट आग के गोले की फॉर्म में बना रहा है। उस आग के गोले के अंदर जब हाइड्रोजन फ्यूजन होती है तो इट एमिनेट्स, जब एमिनेट करता है तो एक और फोर्स आउटवर्ड, यानी दो फोर्सेस के दरमियान, इट इज़ अ वॉर ऑफ टू फोर्सेस, यानी इट इज़ अ वॉर ऑफ टाइटन, जिससे हम कहते हैं ना कि दो फोर्सेस की जंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक एक फोर्स चाहती है कि मुझे बाहर की एमिनेशन है, बाहर की एनर्जी है, जिसको आउटवर्ड एनर्जी है, दैट इज बेसिकली द हाइड्रोजन फ्यूजन जिसकी फोर्स है, एंड द अदर वन इज ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी आपस में एक इक्विलिब्रियम, यानी एक हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम बनाती है। इस हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी अंदर खींचने की ग्रेविटी की ताकत है, उतनी फ्यूजन रिएक्शन अपने से बाहर एनर्जी निकालने की ताकत है। तो जब स्टेबिलिटी होती है तो एक नया स्टार बन जाता है। ओह वाओ। और वो सूरज बना। यानी सूरज बनने का अभी जमीन नहीं बनी, दुनिया अभी नहीं बनी, मैं बता रहा हूँ। यानी साथ एक नियर बाय एक सुपरनोवा हुआ, सुपरनोवा ने आपके क्लाउड के अंदर जो है एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। इट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ क्लाउड, बर्थ प्लेस, इसको नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, नेब्यूला बन गया। नेब्यूला नियर बाय सुपरनोवा ने हैवी मैटर को ऐड किया जॉइंट क्लाउड मास के अंदर। क्लाउड मास में जब वो मैटर ऐड हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुई, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो क्लाउड मास करीब हुआ, करीब होने की वजह से फ्यूजन रिएक्शन हुआ। फ्यूजन रिएक्शन इज बेसिकली सन, जहाँ पे भी फ्यूजन रिएक्शन होती है वो सन बन जाता है, बिल्कुल अराउंड लाइक अ सन, बिकॉज सूरज की जो रोशनी है, उसकी तपिश है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्यूल विद इन द सन विच इज द हाइड्रोजन फ्यूल। अगर जब भी हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, सूरज की ग्रेविटेशनल कोलैप्स जीत जाएगी, और जो आउटवर्ड फ्यूजन रिएक्शन है खत्म हो जाएगा, सूरज भी एक तिनका बन जाएगा। याद रखें, सूरज भी वो अभी so it could be another supernova, it could be another supernova and other earth as well। हाँ बिल्कुल, मैं आपको नियर बाय एक और अर्थ बनेगी, फिर ये भी बता दूं मैं आपको। यानी दुनिया के बनने का एक्चुअल रीजन था एक नया नियर बाय सुपरनोवा, फिर एक नेब्यूला बना। नेब्यूला इज बेसिकली बर्थ प्लेस ऑफ अ न्यू सन, जहाँ पे न्यू सन बना, जहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम हुआ,
सूरज ने की जो फ्यूजन रिएक्शन है उसने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को आपस में स्टेबल किया और इसके इर्द गिर्द कोई जो प्रोडक्ट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए जिसको हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यानी जो और मैस था, क्लाउड मैस था, उसमें सारा जो है फ्यूज़ होके सूरज नहीं बना, उसमें से कुछ क्लाउड मैस रह गया जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। वो पार्टिकल्स भी एक्रीशन स्टार्ट हो गई। ग्रेविटेशनल एक्रीशन का मतलब वो भी आपस में करीब होना शुरू हुए मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट के करीब होने शुरू हो गए और वो सूरज के इर्द गिर्द तवाफ करने लगे। बिल्कुल ठीक है। और जब रोटेट करने लगे तो एक नया सोलर सिस्टम बना और ये 4.6 बिलियन ईयर पहले हो चुका है कि सूरज जब बनता है, नेबुला होता है, बर्थ प्लेस ऑफ न्यू स्टार होता है। सूरज अपनी ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स गुजार चुके हैं, ऑलमोस्ट इट हैज़ कवर्ड इट्स हाफ लाइफ बाय द वे। देन जब ये सूरज के इर्द गिर्द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्रीशनल हो रही होती है, मतलब करीब हो रहे होते हैं। इसके बाद वो एक्रीशनल होके करीब होके एक रॉक बन जाता है, एक रॉक टाइप प्लैनेट्स जो है वो बेसिकली रॉक टाइप ही एक स्ट्रक्चर रखते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक बन जाता है। दुनिया के अंदर फिर ये हुआ कि इनिशियली ये बहुत गर्म, मतलब कि जब ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक्रीशनल ये रोटेट करके करीब होते हैं, देन ये रोटेट्स अराउंड द सन। जब ये सन प्लैनेट बना दुनिया, तो इनिशियली इट वाज वेरी हॉट और इतना हॉट था जो इनिशियल जो बड़े हैवी मेटल्स थे जिस तरह के निकल हो गया, कोबाल्ट है, आयरन है, ये अर्थ के इनर चले गए। यानी अर्थ के इनसाइड जो मेंटल है एंड कोर है उसमें हैवी एलिमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, अभी भी आयरन जो अंदर मौजूद है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, ये अर्थ के इनसाइड इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल में एंड इनर कोर एंड आउटर कोर में ये पाएंगे। और जो थोड़े हल्के मैटर थे जी, यानी जिस तरीके से आपके पास एल्यूमिनियम है या सिलिका है, जो मिनरल्स हैं, ये ऊपर आ गए। अभी इनिशियली अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था that it was around more than thousands of years degrees। अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर 6500 डिग्री सेंटीग्रेड था और आउटसाइड भी टेम्परेचर इट वाज वेरी हाई अराउंड के इट इज ग्रेटर देन 1000 वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू हैव वाटर। पानी का होना वजूद दुनिया में पॉसिबल ही नहीं था। यानी जब दुनिया शुरू में बनी तो फायरबॉल बनी जी। दुनिया जब इस एज को कहा जाता है 4.6 बिलियन ईयर एज, जब दुनिया सूरज से ही जुदा होके बनी, क्योंकि क्लाउड वो नेबुला ही था ना, उस नेबुला से ही अलग हुई, अंदर वो फ्यूजन रिएक्शन होके सूरज बन गया और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन के दुनिया तवाफ करने लगी समेत अपने दूसरे प्लैनेट्स के। तो दुनिया 4.6 बिलियन ईयर पहले एक आग का गोला थी। अब इस आग के गोले में होता क्या है, इसकी कोई क्रस्ट नहीं थी, इसका कोई छिलका नहीं था। इस एज को हेडियन कहते हैं। हेडॉन का मतलब ही ग्रीक मैथोलॉजी में है हिडन वर्ल्ड। ये ऐसी दुनिया थी अननोन एंड आग का गोला, ठीक है। हेडिस जो है ना, मैं आपको बताऊं, हम इबादत करते हैं आग की। मैं आप ये बताऊं, वो तो बड़े मजे का टॉपिक है। हेडिस ग्रीक मैथोलॉजी में कहा भी जाता है द गॉड ऑफ हिडन वर्ल्ड, हदीस। और आप कहते हैं, हम अरबी में जो हदीस कहते हैं, वो छुपी हुई जो बात जो आप तक वो मैं बाद में समझा दूंगा। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सम चीज़ें जो कि जिसको हम कहते हैं ना सेमेटिक लैंग्वेज है या इंडो यूरोपियन पाई, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है पाई, सो देयर इज सम लिंक विद दोज वर्ड्स एज वेल लैटिन के साथ। लेकिन बात यहाँ पे कि पहली हेडियन बनी। हेडियन टाइम पे दुनिया आग का गोला थी। अब इस आग के गोले के अंदर पानी होना पॉसिबल ही नहीं था। हकीकत है दुनिया में पानी नहीं था जब दुनिया बनी थी, तो ये रेड बॉल था। लेकिन वो अब कहते हैं ना कि पानी को जितना मर्जी गर्म कर लें वो आग को बुझाने के लिए काफ़ी होता है जी। सो हाउ डिड इट हैपन? तो आप मुझे बताएं 71% पानी दुनिया में एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हम 70 से 71% पे चले गए, समझ रहे हैं ना आप लोग? 71% या इट इज बिकॉज ऑफ द आई विल टेल यू। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि 71% जो वाटर दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ ओशंस मौजूद है, इट वाज नेवर अ वाटर जो इस दुनिया में पहले था। दुनिया में पानी बिल्कुल नहीं था पहले। इट वॉज एक्चुअली अ बैरन वर्ल्ड जिसमें कोई भी पानी नहीं। ओके, कितने हजार साल पहले ये पानी आ गया? ये इट इज बेसिकली इट हैपेंड इन द अदर एज जो कि आर्कियन एज कहलाई जाती है। हेडियन की 4.6 बिलियन हेडियन के बाद वाले जो एज था, अनदर एज आई, लेकिन उसको एज को कहा जाता है आर्कियन एज। आर्कियन एज वो थी कि जब दुनिया की क्रस्ट बनना शुरू हो गई, राइट। जब क्रस्ट बना, लेकिन आर्कियन से पहले भी बिलियंस, मतलब 4.2 बिलियन 6 बिलियन ईयर पहले अर्थ बनी। 2 बिलियन तक अर्थ गर्म ही रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ ने अपना टेम्परेचर मेंटेन किया
गया और अर्थ का छिलका बन गया ऊपर, बिल्कुल यानी ठीक है, ऊपर क्रस्ट बन गया, लिथोस्फीयर बन गया, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। फिर जितनी एक्टिविटीज थी वो अंदर होना शुरू हो अभी गई। मैडम होता क्या है हाँ। कि दुनिया में तब भी पानी नहीं है, Right. यानी वी शिफ्टेड फ्रॉम अ फायर बॉल टू अ ब्राउन बॉल, यानी अर्थ वाज sound good to एक्चुअली me. अर्लियर अ फायर बॉल and then it converted into a brown ball without water. अब तीन बेसिकली सोर्सेज है जिसकी वजह से दुनिया में पानी आया है। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया में पानी दुनिया के अंदर से आया है, जमीन के अंदर से। नंबर फर्स्ट थ्योरी दैट इज बेसिकली नोन एज द एंडोजेनिक वाटर, जो कि एंडोजेनिक मींस के अंदर से ही एंडो इनसाइड एंड जेनिक जो जनरेट। सो एंडोजेनिक थ्योरी सेज कि दुनिया के अंदर जो इनर मेंटल है और आउटर मेंटल है, यानी दुनिया के अंदर जो आउटर क्रस्ट के नीचे जो मेंटल आता है और लोअर मेंटल, ये बेसिकली लावा और मैग्मा की फॉर्म में, इट इज़ बेसिकली सेमी सॉलिड आउटर मेंटल और फिर लिक्विड में इनर मेंटल। इनके अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। आपने नाम सुना होगा कि क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है। 126 एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। दुनिया जो है कोबाल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट एक बहुत बड़ा एनर्जी बम है। मैं आपको वैसे बता दूं, यूरेनियम एंड नंबर ऑफ अदर। अब मैं आपको की एक वंडरफुल एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि दुनिया के आउटर एंड इनर मेंटल में कुछ ऐसे मिनरल्स थे, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, रिंग वुडाइट एंड पेरोव्स्काइट। रिंग वुडाइट, पेरोव्स्काइट एक ऐसे मिनरल्स हैं जिनके अंदर पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन पानी के बनाने वाले कंपोनेंट मौजूद हैं। ओके। हाइड्रोक्साइल आइंस मौजूद हैं, वो H ग्रुप मौजूद है और H ग्रुप भी मौजूद है, यानी प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन अपने या उसके कोई वेरिएंट, यानी किसी फॉर्म में, इन सम फॉर्म हाइड्रोक्साइल आयन और हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं। और हुआ क्या मैडम, बट देखिए बहुत सिंपल बात है कि अर्थ के अंदर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिनके अंदर वाटर के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब वाटर के कंपोनेंट्स ने किया समथिंग वेरी यूनिक हैपेंड एंड दैट वाज वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन क्या हुआ, दुनिया ने अपने अंदर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने पूछना था। बिल्कुल, दुनिया ने अपने अंदर से मिनरल्स उगले। आपने वोल्केनिक एरप्शन सुना होगा कि जो इंट्रूसिव, इस वक्त भी दुनिया में 2 वोल्केनिक एरप्शन जो है वो बहुत एक्टिव है। अंडमान आइलैंड के अंदर फर्स्ट टाइम जो एक इंडिया हैज ओनली वन, जो इंडिया है इट हैज ओनली वन वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, और वो फर्स्ट टाइम एक्टिव हो गया है। उसने वोल्केनिक एरप्शन की है, उससे लावा निकला है। हमारे बलूचिस्तान में भी है। फिलिपीन जो है, फिलिपीन मैं बताता हूँ वहाँ पे राइट नाउ एक्टिव है। फिलिपीन के अंदर एक माउंट पिनेटोबो है और दुनिया का सबसे डेंजरस वोल्केनो मैं गया भी हूँ उधर। वैसे मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट टू फिलिपीन लास्ट ईयर, तो आई गॉट अ शील्ड फ्रॉम देयर, और वो शील्ड बनी हुई है उस वोल्केनिक जो मिनरल से, जो एरप्शन से, जो जिसको टेफ्राइन लहार कहते हैं। वो जो लहार निकला था ना, जो उसका सॉलिड, उससे बनी हुई एक ग्रेनाइट फॉर्म की ही होती है, मोटी एक अच्छी इंट्रूसिव रॉक है, साल्ट एंड ग्रेनाइट, उस फॉर्म की वो मुझे एक शील्ड उन्होंने दी है। वो मेरे अपने रूम में रखी हुई है कि ये एक्चुअल माउंट पिनेटोबो की 1990 में इरप्ट हुआ था। और वो जो माउंट पिनेटोबो से जो इरप्शन हुई थी उसने दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस किया था। मैं कभी इसके बारे में बताऊंगा कि दुनिया एक दफ़ा अपना टेम्परेचर रिड्यूस भी कर चुकी है वोल्केनिक इरप्शन से। सो वी नीड एन अदर वोल्केनिक इरप्शन सो दैट वो जो पेरिस एग्रीमेंट में हम कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री पे हमने रोकना है, इसको हम रोक लें। आपको पता है कुछ वोल्केनिक इरप्शन होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकले, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, रिड्यूस कर देती है। ये नेगेटिव रेडिएटिंग है, इसका जो रेडिएटिंग वाट पर मीटर स्क्वायर वो नेगेटिव है। वो सन ये एक लेयर बनाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर एरोजल्स कहते हैं, जो कि सन की आई विश जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, एरोजल्स। और वो ज़्यादा हो जाए तो सन की एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं आती और सन ठंडा हो जाता है। ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ था, ये सिर्फ फिलिपाइंस और सराउंडिंग में हुआ था या पूरी दुनिया का हो गया था? उसका जो सल्फर डाइऑक्साइड का ग्लोबल कंटेंट क्रिएट हो गया था। What was the year? It was in 1990s, 1990 या 1991। आप देख लें, डिप आता है। अच्छा मैडम, इट इज़ नॉट ऑलवेज केस वोल्केनिक इरप्शन से सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड निकले। और मजे की बात बताऊँ, आपने बात की
की है वॉल्केनिक इरप्शन की, मैं बात कहीं से कहीं ले गया हूँ, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत से ऐसे मिनरल्स निकलते हैं जो बड़े कीमती होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडोनेशिया उसकी बिजनेस भी करता है। आपने कराकटोआ, एक देयर इज अनदर वोल्केनो व्हिच इज नोन एज कराकटोआ, वन ऑफ द फेमस एंड लार्जेस्ट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो बनी हुई है इंडोनेशिया में। ये आपको ये भी पता हो कि ये फिलीपीन, इंडोनेशिया, ये सारा जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई वहां पे अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है। मैडम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इट इज अ रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन के अक्रॉस है, जहाँ पे दुनिया के 70 to 80% सारे ज़लज़ले वहाँ पे आते हैं, अर्थक्वेक वहाँ पे इसी वजह से हम मुसलसल आता है, ज़लज़ला आता है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, सैलाब भी बहुत आते हैं। चलिए मैं उस पे आऊँगा इंशाल्लाह जब वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनो होता क्या है, आज बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी भी जब 4.6 बिलियन ईयर में जब रेड बॉल थी, उसके बाद जब वो ब्राउन बॉल बनी, क्रस्ट बन गया, तो 2 बिलियन ईयर्स पहले जो मिनरल्स थे अंदर, पेरोव्स्काइट और रिंगवुडाइट, जिसके अंदर किसी फॉर्म में वाटर मौजूद था, उसके कंपोनेंट मौजूद थे। वॉल्केनिक इरप्शन होती है और लावा बाहर निकलता है, और जब वो लावा बाहर निकलता है तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है और पानी बना देता है। और वो पानी मैं आपको बताऊं, यू विल बी अमेज्ड कि वो वॉल्केनिक इरप्शंस जो लावा अल्लाह ताला ने जब दुनिया से जब पानी निकाला, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर तक इरप्शंस होती रहीं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रही। देयर वाज अ टाइम इन आर्कियन वेयर द वाटर गॉट abundant in a sense कि इतना मिनरल्स अल्लाह ने बाहर बादल बनाए, वॉल्केनिक इरप्शन निकली जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली जो कि अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए थी, इससे अदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट गैसेस बनी, ऑक्सीजन नहीं बनी थी। अभी तक ऑक्सीजन दुनिया में नहीं आई, मैं वो बता रहा हूँ वो टाइम। देयर वाज नो ऑक्सीजन, देयर वाज नो क्रिएचर ऑन द वर्ल्ड, देयर वाज नथिंग। हाउ वाटर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑक्सीजन? H2O, मैं आपको ये बता तो O है ना यहाँ पे? ओनली O नहीं था, OH फॉर्म में था, हाइड्रोक्साइल आयन में। वो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं थी। और फिनोमेना हुआ था, वो किसी बैक्टीरिया ने बनाया, साइनोबैक्टीरिया एंड देन प्रोटोजोआ। वो एक और डिस्कशन है। यू विल बी अमेज्ड कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऑक्सीजन बनाने के लिए छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भेजे, छोटे छोटे। ये छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये बता दूं, कुन फयाकुन तो इस पूरी कायनात के बनने का तस्वर ठीक है, वो मैं आपको वो भी इंशाल्लाह कभी बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, ज़मीन बनने का प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़मीन बनने का भी इंशाल्लाह पूरा। लेकिन हाँ, हम थोड़ा बहुत मोर और लेस बात कर रहे हैं। लेकिन पानी के अंदर मैं इधर तक पहुंच गया हूँ कि वॉल्केनिक इरप्शन से पानी निकला फ्यूम्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में, ऊपर जाके क्लाउड्स बने, कंडेंसेशन हुई। क्लाउड्स जब बनते हैं तो फिर वो बारिश बरसाते हैं, बारिश 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 बारिश, इतनी बारिश की ज़मीन में पानी सैकड़ों साल आना शुरू हो गया। यानी ज़मीन में पानी अंदर एंडोजेनिक। एक और थ्योरी है, जज्ब होना शुरू। एक और थ्योरी आपने थोड़ी देर एक और बात की थी, मैं अब दूसरी थ्योरी बताना चाह रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिस तरह सूरज से दुनिया बनी है, लिटरली हम सूरज से ही बने। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको ये बात समझा दी है कि वो नेबुला है, उस नेबुला से इट इज एक्चुअली अ साइंस, इट इज अ कॉस्मिक साइंस। आई एम नॉट जोकिंग अराउंड, इट इज एक्चुअली अ साइंस। एंड देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया से ही चांद बना है। यानी हम सूरज के बच्चे हैं, हमारी दुनिया सूरज का बच्चा है। एक्चुअली जमीन, वी कैन से इट, जमीन और चांद, दे बोथ आर द मतलब सन एंड डॉटर ऑफ सन। बिल्कुल मैडम। एक हुआ क्या, अब मैं आपको चांद बनने की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बड़ा एस्टेरॉइड आता है, बड़ा एस्टेरॉइड, कॉम्पैक्ट, जिसको हम कहते हैं ना इम्पैक्ट क्रेटर, सॉरी, इट बेसिकली कम्स, और वो टकरा जाता है। इसका नाम भी आप नेट पे देख सकते हैं, थाया, THAYA। थाया आया एस्टेरॉइड दुनिया के अंदर, बैम, इसने टक्कर मारी। इसको कहते हैं बूम। हाँ वो नहीं, इसको बेसिकली इम्पैक्ट क्रेटर। दुनिया में जब ये हुआ तो दुनिया बेसिकली दैट इम्पैक्ट क्रिएट, जो इम्पैक्ट जो उसकी आई, जो पर्टिकुलरली उस थाया, जो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द एस्टेरॉइड, उसने जब दुनिया में एक इतना इम्पैक्ट किया कि वो डीप मेंटल, डीप अर्थ तक पहुंच गया, मतलब नियर द अर्थ मेंटल। एंड देन इट केम आउट, बाहर भी निकल गया बाहर। व्हेन इट केम आउट तो व्हाट हैपेंड, चांद, जमीन और चांद दो टोटे हो गए। नहीं, अब जमीन के अंदर का एक पार्ट, इट केम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द दुनिया, एंड दैट बिकम अ मून, एंड दैट बिकम अ मून। इज इट लाइक दो, इट इज बेसिकली अ थाया
it basically it got hit with the earth, it went inside and came out as a moon. Okay, It fine. came out as a moon. Fine. That is why moon का जो geology है, inner geology, it is just similar to the inner geology of the earth. मून के अंदर भी वही निकल, कोबाल्ट, आयरन, रिच कंपोनेंट्स मिलते हैं जो अर्थ के अंदर है. थोड़े से बाद हम मून चांद इज पे भी बेसिकली जाएंगे. समथिंग दैट केम आउट फ्रॉम द टमी ऑफ द अर्थ. सो दैट इज बेसिकली हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको. Yeah, That is sound good actually- to me. अब होता क्या है कि मून भी बन गया और दुनिया भी बन गई. बिल्कुल ठीक सही है. अब होता क्या है, देखिए ये चीजें अभी ऑक्सीजन अब नहीं होता, बनी. अब ऑक्सीजन भी छोड़े, मैं पानी के ऊपर हूँ अभी. वो मैं इंशाल्लाह आपको ऑक्सीजन कैसे आई, नाइट्रोजन कैसे आई, ये भी पूरी इसके ऊपर साइंस है. ये क्वेश्चंस पूछे आप कि दुनिया में पानी आया कैसे है जब आग का गोला हाँ, थी. यही तो question सवाल है बहुत जिसको हम important है. समझने की कोशिश अभी कर एक रहे बात हैं. तो पता चल गई कि दुनिया आग के का अंदर गोला से पानी पानी कैसे आया. बना? एक और जी. थ्योरी ये कहती है कि एक टाइम था दुनिया के अंदर विच इज बिलियन ईयर्स अगो, जिसका नाम है लेट हैवी बम्बार्डमेंट. लेट हैवी, आपने कभी देखा है आपका कोई बंदा आपको कहे कि मेरी जो महबूब है वो चांद की तरह है. मेरी महबूबा चांद की महबूबा तरह, चांद की सभी तरह. कहते हैं. हाँ, उनको हर एक को बोले- अपना महबूब चांद जैसे उनको बोला कहते हैं. खुदा का खौफ करो, चांद इतना पे तो दाग ही खतरनाक. दाग हैं. चांद जी. पे दाग ही दाग हैं. चांद के ऊपर जितने क्रेटर्स हैं, यानी जो दाने देखिए, हैं, हम उस चांद की मिसाल नहीं देते, वो जो इट्सेल्फ सरफेस ऑफ द चांद है. हम वही दागदार है. जितना चांद खूबसूरत लगता है हम उसको देख आपको के ये कहते हैं. बताएं कि उस चांद के ऊपर एक बहुत बड़ी लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुई है. या यानी बम्बार्डमेंट, उसके ऊपर इतने दाग हैं चांद के ऊपर जैसे कि उसको चीचक निकली हो या उसको कोई वो नहीं स्केबीज हुआ हो, दाने पड़े हों, या कोई चिकन पॉक्स निकले. और वो आप दाग हम चांद को इस जरा जमीन से telescope देख सकते कीजिए, हैं. आप जरा गूगल करके देखें चांद बिल्कुल पे ऐसे ही और है. लिखे क्रेटर्स, इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑन द मून. नंबर ऑफ डिफरेंट इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं. ठीक है, कार्डेरास हैं बड़े बड़े, ये जो कि गड्ढे हैं. गड़े, कार्डेरा Yes, इस गड़ा. yes. तो कुछ उसके ऊपर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स आके टकराए. एक ऐसा टाइम था कि जब दुनिया में और चांद के ऊपर, जिसको कहा जाता है जियोलॉजी के टाइम फ्रेम में लेट हैवी बम्बार्डमेंट, यानी एक हैवी बम्बार्डमेंट हुई, तबाही की. एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेराइट्स और डिफरेंट शहाब साकिब ने आके, धूमदार सितारों ने दुनिया की तरफ रुख किया और चांद की तरफ, चांद को दागदार कर दिया. इसलिए महबूबा को जब चांद कहते हैं तो बेइज्जती हो रही होती है. और जो बात दुनिया की बात है, जो दुनिया की बात करूं मैं, तो दुनिया के अंदर जो वो कॉमेट्स आए, सो दे मोस्ट ऑफ दीज कॉमेट्स वर आइस क्रिस्टल्स ओके, एंड दे ब्रॉट वाटर. दे ब्रॉट दे ब्रॉट वाटर. तो Wonderful. वो आइस क्रिस्टल्स जब सो हमने 3 थीरीज को डिस्कस किया. अभी 2 हो गई है, अब तीसरी भी है. एक थ्योरी ये थी कि दुनिया के अंदर से पानी आया. दूसरा ये था कि लेट हैवी बम्बार्डमेंट में बहुत से मिनरल्स and ice comets, they came to the earth, they brought water to the earth. जिस तरह इंसान किसी एलियन वर्ल्ड से आया ना, तो पानी भी किसी एलियन वर्ल्ड से आया, comet से. थर्ड थ्योरी ये कहती है कि हमने अभी बात की कि सन जो है, सूरज तो सर हाइड्रोजन है. द फ्यूल ऑफ सूरज, सन, इज एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन आइन, एंड इट इज फुल ऑफ हाइड्रोजन. जिस दिन सन का हाइड्रोजन खत्म होगा, सन गरूब हो जाएगा, सन ठंडा हो जाएगा. नहीं, सन भी खत्म होगा और साथ पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा. एंड सन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज हाफ लाइफ, ये भी बता दूं.